नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में जो चर्चा का विषय है वो है कोरोना काल में पढ़ाई को लेकर सरकार का रवैया और सरकार के फैसले। लाखों युवाओं के अनपढ़ रहने का खतरा इस समय पे बन गया है। जिस तरह के फैसले, जिस तरह का रवैया सरकार ने अपनाया है, इसी पे हम बात करेंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, हमारे जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं उनको लेकर, रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा असर हमारे जीवन पर पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो हम महसूस करते हैं वो शिक्षा पर पड़ा है और इसकी वजह से युवाओं का एक बड़ा तबका है जो अनपढ़ रहने के लिए मजबूर हमें दिखाई देता है, अनपढ़ता के कागार पर पहुंच गया है। लड़कियों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, जो प्रवासी मजदूर हैं उन पे बहुत असर पड़ा है और जो गरीब तबके हैं, ग्रामीण जो इलाके हैं, उन पे भी बहुत असर पड़ा है। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया गया है, लेकिन वो किस तरह से गांव तक पहुँचे, आखिरी बच्चे तक पहुँचे, ये एक चुनौती है। कितना हम सफल हो पाए हैं, कितना हमें और आगे करने की ज़रूरत है और इसमें किस तरह का सुधार हो सकता था, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, अमनप्रीत हैं जो युवाओं के हकों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, छात्र नेता हैं। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी हमारे बीच में हैं, अर्थशास्त्री हैं, चिंतक हैं और बहुत सारे मुद्दों पे अपनी अलग राय रखते हैं, विशेषज्ञ हैं बहुत सारी चीज़ों के। डॉक्टर जोगेंद्र अहलावत हैं, शिक्षाविद हैं और धर्म सिंह अहलावत जी हमारे बीच में हैं जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित अध्यापक हैं और शिक्षा के मसलों पर लगातार बात करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले हम जो बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पे, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, 100% रिज़ल्ट आया है और ओपन बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो भी 100% आया है। जबकि जो पीछे का रुझान अगर हम देखें तो 2017 में 50% से कुछ ज़्यादा, 2018 में 51% से कुछ ज़्यादा, 2019 में 57% से कुछ ज़्यादा और 2020 में 64% से कुछ ज़्यादा का रिज़ल्ट रहा था। इससे ज़्यादा हरियाणा में जो 10वीं का रिज़ल्ट नहीं रहा है। इस बार 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सेदारी की है, जिसमें कंपार्टमेंट के भी हैं और रेगुलर के भी हैं। तो आप इस रिज़ल्ट को, जो 100% रिज़ल्ट है, इसको कैसे देखते हैं? आप में से कोई भी शुरू कर सकता है जी। अविनाश जी, एक चीज़ बहुत ज़ोर से खटकती है मन में कि शिक्षण के दौरान, प्रशिक्षणों के दौरान एक चीज़ बड़ी स्पष्ट होके आई थी कि जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, उसका जो मूल उद्देश्य क्या है जी। मुझे 2 उद्देश्य उसके स्पष्ट दिखाई देते। एक तो ये कि बच्चे ने सीखा कितना, बच्चे को, हमें, उनके माँ बाप को पता लगे कि कितना सीखा जी। दूसरा, एक मापदंड, एक मानदंड बनाया कि दूसरी कक्षा में जाने के लिए इतना तो इसको आना चाहिए। और अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं होता तो फिर परीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता या प्रमोशन का कोई अर्थ नहीं रह जाता जी। और यहाँ मुझे लगता है जिस तरह से बच्चों को प्रमोट किया गया है, चाहे कोई भी मानदंड या मापदंड इन्होंने बनाया हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं तो ये मानता हूँ जी। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि रिजल्ट 100% आया है, 100% आया, बहुत अच्छी बात। दिक्कत ये है कि पढ़ाई नहीं हुई है। हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पे जो टैगलाइन है, 10 से 12 घर से चले स्कूल हमारा, ऐसी कुछ लाइन है। ये इंडिकेट क्या करती है कि आमने सामने की क्लास है, 2 तरफा संवाद है, एक निश्चित समय पे क्लास लगेगी। वास्तव में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। रिकॉर्डेड लेसन्स थे और वो पढ़ाया गया है। तो चिंता की बात ये नहीं है कि ये 100%
बच्चे पास हो गए कि पहले तो फेल होते थे। चिंता की बात यह है कि बिना पढ़ाई के वो अगली क्लास में जा रहे हैं, और अगर बिना पढ़ाई के अगली क्लास में जा रहे हैं तो संभावना ये है कि आगे उनकी पढ़ाई ठप हो जाएगी। आप गणित का, साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, पर विशेष तौर से गणित का, साइंस का, कुछ चीजें छूट जाएंगी तो आप कभी उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो दिक्कत ये है कि जो बच्चे आज तो खुश हो रहे हैं कि वो प्रमोट हो गए हैं, पर संभावना ये है कि अगर उनकी पढ़ाई नहीं हुई, और बहुत सारे बच्चों की नहीं हुई है, तो आप निश्चित मानिए कि उनकी शिक्षा हमेशा के लिए बंद हो गई। जी, ये दिक्कत है। रिजल्ट का 100% आना तो खुशी की बात होनी चाहिए, बशर्ते कि वो पढ़ाई के साथ भी मैच करता हो, जो कि नहीं है इस केस में। सरकार ने केवल औपचारिकताएं की हैं और कोशिश ये की है, प्रयास दिखाने का ये रहा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। होमवर्क भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं, होमवर्क चेक भी हो रहा है, परीक्षा भी नकल रहित हो रही है, ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, घर से हो रही है, नकल रहित परीक्षा हो रही है। हरियाणा सरकार का वेबसाइट कहता है कि देश में सबसे पहले सबसे अच्छी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था हरियाणा ने की है। अब आप जरा सोच के देखिए, कॉपी पे होमवर्क चेक करना जी, और ऑनलाइन बच्चा कॉपी पे होमवर्क करेगा, उसका फोटो खींचेगा, भेजेगा, टीचर ऑनलाइन चेक करेगा, वापस उसको उसकी गलतियां बताएगा। आपको क्या संभावना लगती है इसके होने की, वास्तव में होने की? कितना डाटा चाहिए होगा, कितनी टीचर के फ़ोन में, और ज़्यादातर फ़ोन से ही होता है ये काम, कंप्यूटर्स तो बहुत कम लोगों के पास है, के पास कैपेसिटी होगी। तो ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर बुनियादी तौर पे औपचारिकताएं निभाई जा रही है, वास्तव में शिक्षा बहुत कम हो रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है। जी, मैं धर्म सिंह जी की और राजेंद्र जी की बात से बिल्कुल दोनों से सहमत हूँ। परीक्षा जो है उसका अर्थ बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन होता है। जब आपने एक लंबे दौर से, करीब 2 साल से हम अपने बच्चों को कक्षा तक नहीं ला पा रहे, हम उनसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन जो एक तरह से एजुकेशन में एक ऐड तो हो सकती है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता जी। और उस सब्स्टिट्यूट के सहारे हम परीक्षाएं करवा रहे हैं, और मुझे 100% रिजल्ट पे, हालांकि बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब की कि 100% रिजल्ट आना बुरी बात नहीं है, लेकिन पिछले दिनों एक खबर आई थी आपके मीडिया के हलकों से निकलकर कि एक बड़ा तबका जो है ड्रॉप आउट कर गया स्कूल एजुकेशन। जी, कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। ऐसे समय में 100% रिजल्ट आना चिंताजनक है। कहीं ना कहीं ऐसी खामियां रही हैं जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख देने वाली हैं। इसके भविष्य में जो रिजल्ट आएंगे, मैं कुछ दिनों पहले अपने साथियों के साथ बैठे हम बात कर रहे थे, जब 100% रिजल्ट आया था, कि 100% रिजल्ट जो स्कूल का आया उसका हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव होगा। उस पर यह प्रभाव होगा, पिछले सालों में जो बच्चे स्कूल से पास आउट कर गए, किसी कारण से जिनके दाखिले नहीं हो पाए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, अगर वो इस बार दाखिला लेने जाएंगे, कक्षा में गए हैं, पढ़े हैं, मेहनत की है, लेकिन 100% जिन बच्चों का रिजल्ट आया है कम मेहनत के कारण, उनको सरपास नहीं कर पाएंगे, वो तो एडमिशन से वंचित हो गए। तो ये एक छोटा सा पहलू जो मैं देख रहा हूँ, इससे अलग अलग और बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जो धीरे धीरे उभर कर हमारे सामने आते जाएंगे, और ये खामियां जो हैं हमारे लिए, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें एक बड़ा लूप होल बन जाएंगी जो लंबे समय के लिए हमें परेशान करेगी। जी, अमन, क्या दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने भी कहा, सब ने ही कहा है कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो आखिरी बच्चे तक, बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाई, ड्रॉप आउट कर गए। क्या रीज़न आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात, जो परीक्षाएं हैं वो कभी भी किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन जो है उसको कभी नहीं करती। जितनी भी शिक्षा नीति आज़ादी से बाद जब तक जितनी आई है, उन शिक्षा नीतियों के अंदर बच्चों को रटन टू तोता बनाने का काम किया गया। एक एग्ज़ाम नोट्स है, उसमें से बच्चा तैयारी करता है और एग्ज़ाम देता है। वो कोई पैमाना नहीं है स्टूडेंट्स का कि वो उसको कितना आता है, कितना नहीं आता है, उसके विकास का, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट का कोई पैमाना नहीं, पहली बात। दूसरी बात,
जो ऑनलाइन एजुकेशन जो इस हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर शुरू की, उसके ऊपर हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1 मई 2020 को अपने मतलब बयान में कहा था कि 2020 जो नई शिक्षा नीति है, जिसको हम मन्नू मैकाले शिक्षा नीति बोलते हैं, कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वो ऑनलाइन शिक्षा के अंदर एक धुरी का काम करेगी। मुख्यतः उस पूरे भाषण का मतलब यही था कि ऑनलाइन शिक्षा को जो ऑफलाइन शिक्षा है उसकी जगह सेट करके ऑनलाइन शिक्षा को ही प्रमोट किया जाएगा। उसके तुरंत बाद जो अंबानी है, जो गूगल का CEO है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है उसके तुरंत बाद। उसके बाद UGC एक गाइडलाइन जारी करती है कि पूरे देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएं। उसके बाद पूरे देश के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने का नोटिस अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ जारी करती हैं। इस एग्रीमेंट से पहले और नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उससे पहले यूनिवर्सिटियों ने नोटिस जारी किया था कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे तय कर ले कि आपको ऑनलाइन परीक्षाएं करवानी है या ऑफलाइन परीक्षाएं। पहली बात तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा है इसका सीधा का सीधा डायरेक्ट लिंक है नई शिक्षा नीति के साथ। और नई शिक्षा नीति का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो शिक्षा नीति है, वो एक बड़े तबके तक, अंबानी अडानी तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि 1,000 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन शिक्षा का व्यापार है। ये एक अमेरिकन एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट है, 1,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार ऑनलाइन शिक्षा का है। इसलिए है उसके अंदर, क्योंकि जो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो इंटरनेट की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% मतलब आबादी के पास इंटरनेट की उपलब्धता है। और जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो भी सबके पास अवेलेबल नहीं है। और ग्रामीण इलाके में तो और भी हालात खस्ता है। हाँ। ये इसका मुख्य कारण है। हाँ, तो आपने रखा कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो इसलिए ये जो दिक्कतें आ रही हैं उसका बड़ा कारण ये है कि एक तो बहुत सारा एक बड़ा तबका है, गरीब तबका है, ग्रामीण तबका है, जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। स्मार्टफोन भी अगर है तो घर में एक है, वो घर के मुखिया के पास है, वो अपनी मजदूरी के लिए, काम के लिए जाते हैं तो वो साथ ले जाते हैं, तो बच्चे तक वो जो स्कूल में टीचर जो काम भेजता है वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। अगर ये भी हम संभावना मान लें कि चलो फ़ोन घर में दूसरा भी है, तो इंटरनेट का जो खर्चा है वो ज़्यादा है और बहुत सारे एक बड़े तबके के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है घर के अंदर। वो भी हो जाए तो हमारे यहाँ लाइट की जो स्थिति है, जो कनेक्टिविटी की जो स्थिति है, और फिर अध्यापकों की जो प्रशिक्षण की बात है कि वो कैसे कम्युनिकेबल हों बच्चों के साथ, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन बहुत सारी दिक्कतों की वजह से, और एक बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि इसका असर सबसे ज़्यादा लड़कियों पे पड़ा है। और उसका कारण ये है कि मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो बातें आपने कही कि ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता बराबर नहीं है, वो बातें सब सही हैं जी, पर मैं आपको साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा आमने सामने की शिक्षा का विकल्प सबके पास मोबाइल हो जाए तो भी नहीं हो तो सकती भी नहीं, ये बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप केवल शिक्षक से नहीं सीखते हैं, आप केवल क्लास में नहीं सीखते हैं, आप आपस में एक दूसरे से बात करके भी सीखते हैं। और स्कूल लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। स्कूल लेवल की बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी PhD के दौरान अपने गाइड से जो सीखा सो सीखा, अपने साथियों से बातचीत करके बहुत कुछ सीखा। तो एक तो ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता का सवाल है जो आपने बहुत सही तरीके से उठाया है, परंतु इसके साथ ही ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन शिक्षा, जैसे अहलावत साहब ने कहा था कि सहयोगी तो हो सकती है, पर ऑनलाइन शिक्षा आमने सामने की क्लासरूम शिक्षा का विकल्प किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। हमें ये समझना बिल्कुल सही। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जिस चीज़ का मुझे बहुत गहरा दुख हुआ और उसके बारे में फिर डॉक्टर साहब से भी मैंने चर्चा की। मैं खुद का उदाहरण ले सकता हूँ। मेरी नातिन है मेरे पास,
वो चौथी क्लास की विद्यार्थी है। और चूँकि मेरी बिटिया क्वालिफाइड है, हमारे पास सारे साधन है, टैब है, लैपटॉप है, जूम ऐप पे उनका स्कूल भी ठीक है, पूरी क्लास चलती है, बाकायदा स्क्रीन शेयर होता है, इंटरेक्शन होती है। और उसके बाद उसके टेस्ट हुए, पेपर हुए, टेक्स्ट वाइज अगर कहें, यानी जो उसका सिलेबस है उसको देखें तो लगभग उतना ही हुआ जितना स्कूल में। कारण मैं 2-3 सब्जेक्ट मैं करवाता हूँ, 2-3 सब्जेक्ट बिटिया करवाती है, और स्कूल की तरफ से एक एक चीज़ का पहले पूरी क्लास होगी, फिर उसके बाद टेस्ट आएगा, फिर कॉपीज़ मंगवा के चेक करेंगे, फिर वो वापस आएंगी, और फाइनल टेस्ट तक उसका लगभग हो गया था। डॉक्टर साहब वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और ख़ासकर स्कूल शिक्षा में जुड़े होने की वजह से, कि आधी से ज़्यादा शिक्षा तो जो स्कूल का जो माहौल है उससे होनी है। पीयर ग्रुप के साथ जो सीखता है उसका कोई विकल्प नहीं कोई है। विकल्प नहीं। अभी मेरी बिटिया ने सब सीखा, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी, उसका जो बचपना है वो बिल्कुल छिनता दिखता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात मुझे तब हुई, मेरे काम वाली से मैंने पूछा, खाना बनाने आती है, कि बेटा आपके बच्चे? बोले जी 2 बच्चे हैं, एक शायद 9वीं में है लड़की और लड़का 6ठी में है। मैंने कहा उनका फिर ऑनलाइन, वो किसी प्राइवेट स्कूल में जी इधर कैंप में है। तो उसने कहा जी कोई क्लास नहीं हो रही, हमारे तो बालक सारे दिन के कराओ। उनको फिर मैंने कुछ मटेरियल दिया, कुछ खेल के भी साधन दिए कि भी कम से कम वो। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि वो जो खाई है, विषमता की खाई है, वो और ज़्यादा गहरी और चौड़ी होने वाली है। क्योंकि इतना फ़र्क है कि एक बच्चे का सब कुछ उपलब्ध है और एक को बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। मैंने अपने गांव के कुछ साथी शिक्षकों से पूछा कि भाई, एक बहुत सिंसियर है लेक्चरर हमारे साथी, उन्होंने कहा जी मैंने ऐसे की, ये किया। मैंने कहा सही से ईमानदारी से बताना भाई, कितने %, यानी ऑफलाइन जो आपकी क्लास लगती थी और ऑनलाइन जब आप क्लास ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने % आप पहुंचा पाए? बोला भाई साहब मैं पूरे जोर लगा के, क्योंकि सब मेरे हाथ में नहीं है, उधर से भी तो है। उनके साधन और उनकी उपलब्धता और उनका अपना इंटरेस्ट किस तरह से बनता है या नहीं बनता है, कहते ज़्यादा से ज़्यादा 15% मैं वहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। और फिर आप वाली बात, और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि वो जो जिनके पास है ही नहीं, जिनको बिल्कुल ज़ीरो, ये हमारी जो काम वाली है 0 सेशन है उनका सर। तो मेरे मन में ये आया था कि ये इसको 0 सेशन करने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। जब सारे देश के साथ एक समस्या है और जब पढ़ाई हुई नहीं, मतलब प्रमोशन का या क्राइटेरिया तो जब बनेगा ना जब कोई पढ़ाई हुई हो। जब वो हुई नहीं, आप सिर्फ प्रमोट कर रहे हो, तो आप तो उनको खाई में धकेल रहे हो। कि आने वाले समय में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि जो मूल चीज़ एक आनी थी जिसके ऊपर अगली चीज़ खड़ी होगी, जैसे 9वीं में जो सिलेबस होता है, 9वीं का जो पाठ्यक्रम है वो 10वीं की तैयारी है, उसके बिना 10वीं का आ नहीं सकता। और इसी तरह जो 11वीं का पाठ्यक्रम है उसके बिना 12वीं का नहीं आएगा। आपने वो एक सीढ़ी हटा दी बीच में से, और आप सीधा चमत्कार चाहेंगे कि 11वीं से 12वीं में जाके चमत्कार हो जाएगा, 9वीं से 10वीं। या एक और हैरानी हुई डॉक्टर साहब, हरियाणा बोर्ड की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमने जो मापदंड या मानदंड बनाए हैं उससे 2% ज़्यादा नंबर CBSE से आएंगे और ये आगे खड़े होंगे। ये जो आपने दिक्कत रखी है ये उससे जुड़ती हुई है, और इसमें रोजगार का मसला भी आएगा। जो 10वीं करके +2 करके अब के बच्चे जब लाइन में लगेंगे और जो अब से पहले के बच्चे लाइन में लगेंगे, तो एक फर्क साफ दिखाई देगा, वो एडमिशन में भी, वो रोजगार में भी। ये बड़े लंबे समय तक ये चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं, ना केवल एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बल्कि ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में फ्यूचर में होने वाले परिवर्तन जो हैं उन पे भी अपना असर डालेंगी। क्राइम जो है समाज में उस पर भी जोड़ेगी। और एक बड़ी बात जो मैं यहाँ हमारी चर्चा में मिस होती देख रहा हूँ, मैं कॉलेज के बच्चों के बारे में अच्छे से समझ रखता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। डॉक्टर चौधरी जो हैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर से लेकर PG तक के बच्चों के बारे में, धर्म सिंह जी ने स्कूल के बच्चों के बारे में बात की। लेकिन एक उससे भी खतरनाक चीज़ जो है ऑनलाइन एजुकेशन। क्या उस बच्चे के लिए हमारे पास सभी संसाधन हैं, मेरे पास भी सारे ऑनलाइन एजुकेशन के संसाधन उपलब्ध हैं, बच्चे के पेरेंट्स के पास भी सारे संसाधन उपलब्ध हैं, क्या उस बच्चे को एजुकेट किया जा सकता है जिसको हमने हाथ पकड़ के क ख ग लिखना सिखाना है? हम उस बच्चे के बारे में नहीं सोच पा रहे। या कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट निकाल के लाई कि जिस बच्चे ने शुरू करना है सीखना, उसको हम इस कोरोना काल में कैसे आगे बढ़ाएं?
दो सवाल अब मेरे पास हैं। पहली चीज़ तो हम इसी को जानना चाहेंगे जो धर्म सिंह जी ने कही है कि ये 0 ईयर की आपने बात की है। हम जानना चाहते हैं 0 ईयर क्या मतलब है आपका। बहुत सारे लोग 0 ईयर सुनते हैं, लेकिन वो असल में 0 ईयर क्या है, कैसे होगा, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या आप समझते हैं? मुझे लगता है कि जैसे पूरे देश के साथ ये घटित हुआ है, किसी एक तबके एक इलाके के साथ नहीं हुआ है, सभी के साथ हुआ है। हाँ, एक तबका है अलग, वो उसका मैं जिक्र फिर करूँगा जी। कि 0 सेशन का मतलब यूँ मान लीजिए कि देश ने एक झपकी ले ली 1 साल की, ठीक है। कुछ हुआ नहीं और वास्तव में नहीं हुआ है तो उल्टा हुआ है, बिजनेस में भी, हर एक चीज़ में भी। तो जब पढ़ाई नहीं हुई, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा और हम सब इस चीज़ से सहमत हैं, तो उस प्रमोट करने से क्या फ़ायदा होने वाला है? तो हम यूँ मान के चले कि ये सेशन 0 रहा भाई, इसमें कोई पढ़ाई नहीं, सच्चाई है जो। लेकिन मुझे लगता है एक आपत्ति मैंने जिक्र किया 1-2 जगह, तो एक जगह से आपत्ति आई कि जिन बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई है उनका क्या कसूर है कि उनका साल मारा गया। और वो बच्चे लगभग मेरे ख्याल में 10 या 15% होंगे पूरे देश में। एलीट स्कूल्स के, बड़े स्कूल्स के, खाते पीते घरों के बच्चे होंगे। लेकिन वो अपनी जगह सही है, पर 85% बच्चों को उनकी वजह से उनको खाई में धकेलना, ये भी जस्टिफाइड नहीं लगता जी। लेकिन नुकसान उन 15% का भी नहीं हो रहा है। हाँ, उनका भी नहीं होगा सही में, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है, तो वो अगली बार एग्जाम दे लेंगे। और एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 1 साल आप बढ़ा दीजिए। सर्विसेज में भी जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। किसी भी चीज का एनडीए का 1 साल और एक्स्ट्रा दे दीजिए, आप 2 चांस और ले लीजिए आप। जी। दूसरी बात ये है कि फिर इसमें एक चीज ये आती है कि जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन्होंने 1 साल की फीस प्राइवेट स्कूल है 2 तरह के, एक सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है, वो लगभग बड़े स्कूल है, और कुछ हरियाणा बोर्ड से स्कूल है, वो लगभग छोटे स्कूल। मतलब उनका ये है कि हैंड टू माउथ वाली बात है। आपको ताज्जुब होगा, मैंने कई स्कूल वालों से, मैं भी स्कूल से जुड़ा रहा हूँ, मेरी वाइफ चलाती थी तो मैं उसमें उनकी हेल्प करता था, तो बहुत सारे स्कूल वालों से परिचय है। तो उनसे मैंने कल ही बात की कि जी आप अगर 0 सेशन हो जाए तो उसके बारे में क्या राय है? बोले जी बिल्कुल सही है। मैंने कहा लेकिन आपने जो फीस ले ली तो अगले साल फिर लेंगे। बोले जी फीस आई ही नहीं। अच्छा। और ना हमने टीचर्स को तनख्वाह दी, और टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी तो उन्होंने क्लास भी नहीं ली, और इसीलिए कोई पढ़ाई नहीं हुई है। शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में उससे थोड़ी बहुत हुई हो, उनमें नहीं हुई। फिर है सीबीएसई की स्कूल, मेरी बिटिया ने गुड़िया वाले स्कूल में ही ज्वाइन किया और बाई चांस तभी लॉकडाउन लग गया, और उसको 5 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करना पड़ता कि उसकी तैयारी, और फिर अपना मोबाइल फ़ोन, और उससे, और उसको इस दबाव में छोड़ना पड़ा कि मैं अपनी बेटी और अपने दामाद, अपने पति का वो नहीं कर पा रही हूँ काम पूरा, छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। फिर और ताज्जुब ये हुआ कि स्कूल वालों ने कहा कि जी तनख्वाह आधी मिलेगी अब, मतलब मेहनत डबल है, तनख्वाह आधी है। और फीस का सबूत ये है क्योंकि गुड़िया हमारी वहाँ उसी स्कूल में थी, उससे फीस पूरी ली गई है। तो एक तरफ तो वो पूरी तरह से शोषण हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, और स्कूल वाले पूरी फीस लेके आधी तनख्वाह दे रहे हैं। हाँ, ये मैं मानूंगा उस स्कूल का तो कम से कम कि ऑनलाइन क्लासेस उनकी ठीक चल रही। अविनाश जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम 0 ईयर डिक्लेयर करते हैं और बात आती है फीस की, प्राइवेट स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल की वापस करने की, तो मैंने इस बारे में सोचा, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने पर पाया कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन्हें हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत संस्थाएं बनाकर चलाए गए। संस्थाओं का मतलब है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी फर्म या कंपनी के स्कूल नहीं है। और यहाँ फीस वापसी का सवाल हो या सैलरी देने का एम्प्लॉय को सवाल हो, जब ये नहीं लगता कि किसी स्कूल की कैपेसिटी नहीं है या किसी की है, तो सरकार इसमें अपना रोल निभा सकती है। वो सभी स्कूलों का ऑडिट कराए ईमानदारी से, जिस स्कूल के पास संसाधन है वो बच्चों की फीस भी वापस करे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे, और जिन स्कूलों के पास संसाधन नहीं है सरकार ग्रांट देकर उनकी मदद करे।
क्योंकि ये जो क्लैश हुआ है, ये बीमारी महामारी आई है, ये किसी एक स्कूल या किसी ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ी हुई है। और पूरे समाज के बारे में, समाज के वेलफेयर के बारे में सोचने का काम जो है वो सरकारों का है। सरकारें करें इस काम को। बिल्कुल यही सवाल मेरा था, जो दूसरा सवाल था कि सरकार को क्या करना चाहिए इस समय पे। डॉक्टर साहब आप अगर उतार ले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार क्या करे की बात नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए। जी जी। सबसे पहले अगर सरकार ने कोरोना से ही सही तरीके से, सटीक तरीके से निपटने की योजना बनाई होती तो आज हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या ही नहीं होती। जब कोरोना महामारी फैली थी उसी समय बाहर से आने वालों को अगर एकांतवास, क्वारंटाइन वाली व्यवस्था कड़ाई से लागू की गई होती तो ये नहीं होता जी। लॉकडाउन लगाया था तो उसे सही योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाता तो भी शायद ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती। वो समस्या आज होती ही नहीं। तो बुनियादी समस्या ये है कि हमारी सरकारें औपचारिकताएं करती हैं, कार्रवाई करने की वास्तव में कार्रवाई नहीं करती। चलो फिर भी कोरोना रह जाता, वो कोरोना के मान लीजिए उपाय भी सही तरीके से होते, तो शिक्षा के लिए भी आप रिकॉर्डेड मैसेज दे रहे हैं, कोई क्लासरूम आमने सामने की पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो आप सेंट्रलाइज तरीके से रिकॉर्डेड मैसेज अच्छे से बनवा के गांव में 5-7 जगह टीवी की व्यवस्था करके उसकी सामूहिक रूप से बैठ के डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाता, सारी चीज़ें हो जाती, आप उस तरीके की क्लासेस लगाते। दूसरी चीज़, हर गांव में शिक्षक हैं, भले ही वो पढ़ाते किसी और स्कूल में, पर हर गांव में शिक्षक हैं। और शिक्षक नहीं भी हैं तो पढ़े लिखे गांव हर जगह पे हैं। अगर सरकार की नीयत होती, इच्छा होती, प्रयास होते तो कोरोना काल के दौरान भी स्कूल से बाहर भी आमने सामने की शिक्षा हो सकती थी। परंतु ये उपाय तभी हो सकते थे जब सरकार ये स्वीकार करे कि हमारे समाज में बहुत व्यापक गैर बराबरी है। जब तक आप किसी समस्या को स्वीकार नहीं करते, आप उसका उपाय भी नहीं कर सकते। जो समस्या दिखेगी नहीं, जब आप दावा ये करने पे लगे हुए कि हरियाणा का सबसे बढ़िया, देश में सबसे पहले सबसे बढ़िया ऑनलाइन पढ़ाई की हमने व्यवस्था की है, तो आप और किस चीज़ की बात करेंगे। तो अगर प्रयास किए जाते तो कोरोना काल में भी टीवी के माध्यम से ना इंटरनेट की दिक्कत रहती, ना फ़ोन की दिक्कत रहती, और 5-7 जगह व्यवस्था हो जाती टीवी की सामूहिक रूप में, तो एक क्लासरूम जैसा माहौल स्कूल के बाहर भी बन सकता था। वो क्लासरूम जैसी बात तो नहीं होती, पर फिर भी जितना शिक्षा में व्यवधान इस साल आया है इतना व्यवधान नहीं होता। पर ये तभी संभव है जब आप वास्तविकता से आँख ना चुराएं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के सामने, खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं, किस तरह की दिक्कतें उनको आती हैं, जो जिस तरह के फैसले अभी पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने या फिर शिक्षा विभाग ने लिए हैं उससे। देखिए सर, जब भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं ना, वो कभी ये नहीं चाहते कि हमारी पढ़ाई ऑनलाइन या घर पे रह के हो। वो चाहते हैं कि शिक्षण संस्थान के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब फिजिकल क्लासेस लगे, रेगुलर लगे। वो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं। ये मतलब पिछले 1-1.5 साल में जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है स्टूडेंट की, मतलब वो स्टूडेंट इससे सहमत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट की जो समस्याएं, एक तो ऑनलाइन क्लास के अंदर जो अलग अलग जो सर हैं उन्होंने कहा, ऑनलाइन क्लास के अंदर दिक्कतें जो रही, बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। दूसरा, जो शिक्षा के अंदर जो जितनी भी पॉलिसीज लेके आई है सरकार, वो पॉलिसीज बहुत ही मतलब एक खास तबके को लेके ही, एक खास तबके को देख के ही सरकार की शिक्षा की पॉलिसीज रही। तो वो सभी के लिए, जैसे सर ने कहा अभी कि सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था एक विकल्प हो सकता है सबके लिए, बराबरी के को लेके। जैसे प्राइवेट स्कूल के लिए अलग है, सरकारी स्कूल के लिए अलग है, इंटरनेशनल स्कूल के लिए अलग है। हम देखें गांव में बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आज घर बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और आज चाय की दुकान पे या कपड़ों की दुकान पे और तरह तरह की बाल मजदूरी के अंदर स्टूडेंट, जो 6ठी, 7वीं, 8वीं के स्टूडेंट हैं, वो जिन्होंने आज स्कूल के अंदर होना चाहिए था या
पढ़ना चाहिए था वो आज बाल श्रम कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से अवैध है। ये ऑनलाइन शिक्षा का मतलब रिसोर्सेज नहीं होने के कारण और इस लॉकडाउन के कारण ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहा स्टूडेंट्स के ऊपर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा जो लैपटॉप का ना होना और स्मार्टफोन का ना होना, ये भी बड़ी दिक्कत है कि वो पढ़ाई के अंदर मतलब अवेलेबिलिटी रही नहीं, पढ़ ही नहीं पाए स्टूडेंट्स जी, ये बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम लड़कियों की बात कर रहे थे, पहली बात तो ये है कि अगर पूरी दुनिया की बात करें, देश की बात करें, तो 33% महिलाएं हैं जो इंटरनेट का उपयोग करती हैं। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 28% महिलाएं इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। और जो उत्तर भारत का जो इलाका है, जिसमें हरियाणा एक बहुत प्रोमिनेंट स्टेट है, यहाँ की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में लड़कियों के पास स्मार्टफोन हो इसकी गुंजाइश ही नहीं है। किशोर अवस्था की लड़कियाँ, युवा लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ, उनके पास स्मार्टफोन होना नहीं चाहिए। बड़े जो ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं कि लड़कियों के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, और आप फ़ोन से पढ़ाई करवा रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ पाएंगी, उन तक शिक्षा कैसे पहुंच पाएगी। और उसका जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो उनकी पढ़ाई छूट रही है, उनकी जल्दी शादी हो रही है, वो बहुत छोटी उम्र में माँ बन रही है, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। ये हरियाणा की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया का फिनोमिना है। इस तरह की रिसर्चेस आ रही हैं, तो महिलाओं पे एक बहुत बड़ा असर है। इसलिए वो चाहती हैं कि ये जो घर की चार दीवारी है जिसमें वो कैद है, उससे निकलने का मौका उनको मिले। यूनिवर्सिटी जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, स्कूल जाएंगी, तो एक्सप्रेशन के जो बहुत सारे मौके हैं वो उनको मिलेंगे। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप कॉलेज से जुड़े हैं। हाँ। तो मेरे सवाल के साथ आप जो बात कहना चाहते हैं वो भी जोड़ दीजिएगा। सवाल ये है कि एक फरमान पिछले दिनों जारी हुआ है। पहले गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि जो पढ़ाई है कॉलेजेस की वो ऑनलाइन होगी और प्रैक्टिकल नहीं होंगे, वो नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन ही हो सकते हैं, लैब में ही हो सकते हैं, इसलिए वो ना लिए जाएंगे। अभी एक नया फरमान जारी हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सभी बच्चों के एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल लिए जाएं, और वो प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि जो प्रैक्टिकल आपने करवाए नहीं, लैब में बच्चे गए नहीं, उसके बावजूद वो प्रैक्टिकल परीक्षा दे रहे हैं, उनके नंबर लगेंगे, वो पास होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा? देखिए अविनाश जी, बात वहीं आ गई जहां से हमने चर्चा शुरू की थी। बिना कक्षा के बच्चे कक्षा में आ नहीं रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए हम बच्चे को कुछ हद तक एजुकेट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकते जी। जो लैब वर्क होना है, लैब में जो एक्सरसाइज होनी है, जो एक्सपेरिमेंट होना है, वो तो आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते जी। और मुझे लगता है इसी चीज़ को देखते हुए विभाग ने ये तय किया था कि भाई शुरुआती दौर में जब हम ऑनलाइन क्लासेज करेंगे तो हम सिर्फ थियरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं वो उसके बाद जब ऑफलाइन या सुचारू तौर पे कक्षाएं होंगी तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ मैं देखता हूँ कि समस्या खड़ी क्यों हुई। समस्या इसलिए खड़ी हुई कि हमारे विश्वविद्यालयों में और हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल नहीं है जी। परीक्षाएं करवाने का काम, परीक्षाओं के तिथि निर्धारित करने का काम विश्वविद्यालय करता है, और विश्वविद्यालय ने फरमान जारी कर दिया कि भाई आपको इस दिनांक से इस दिनांक के बीच प्रायोगिक परीक्षाएं करवानी हैं। ओके, और विभाग इस चीज़ से लापरवाह है कि उन्होंने जो है प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं कक्षाएं शुरू नहीं करवाई। इसके बीच पिस कौन रहा है? छात्र और शिक्षक जी। छात्र को जितना नुकसान है, बिना प्रायोगिक कक्षा के प्रायोगिक परीक्षाएं लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है छात्रों के साथ, और हो रही है। सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। यही परीक्षा एग्जाम के बाद थियरी एग्जाम अभी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है जुलाई के लास्ट वीक से उन्हें, इसके बाद हो सकता था जी, बच्चों को कुछ समय मिलता, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, उसके सामने समस्या रखी गई, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसके साथ में आप तो जो चर्चा कर रहे थे लड़कियों की, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है उसमें। महिलाओं की शिक्षा के मामले में हम रोज़ बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं लेते, रोज़ पढ़ाते हैं,
और हमारे पास जो छात्र होते हैं उनकी निश्चित संख्या होती है, तो हम देखते हैं ना केवल मैं, हम सभी टीचर आपस में चर्चा भी करते हैं, मैक्सिमम जो प्रेजेंस होती है ऑनलाइन क्लासेज में वो लड़कियों की होती है लड़कों से ज़्यादा। जहाँ हम उनके नुकसान की बात कर रहे हैं, हमें लड़कियों की बजाय लड़कों के नुकसान पे फोकस करना चाहिए। लड़कों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। ठीक है, हालांकि हम ये ऑनलाइन कक्षाओं की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। इस समय पे अगर हम बात करें, पिछले दिनों आप रिजल्ट्स देखिए, लड़कियां अव्वल आ रही हैं। वो 8वीं के एग्ज़ाम ले लो, 10वीं के एग्ज़ाम ले लो, कॉलेज के एग्ज़ाम ले लो, हरियाणा बोर्ड के ले लो, CBSE के ले लो, वो लड़कियों को जहां मौका मिल रहा है वहां वो अपने आप को प्रूव कर रही है। उनके अंदर पढ़ने की, आगे बढ़ने की, और जो हालात में वो जकड़ी हुई है उस हालात से बाहर निकलने की जो तड़प है वो ज़्यादा है। तो मुझे लगता है शायद वो तड़प है जो लड़कियों को तमाम बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ा रही है और वो क्लासेस अटेंड कर रही हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है अविनाशी एक बात और भी है, उनका भटकाव भी कम। भटकाव का, बिल्कुल सही बात। लड़कों को इतनी स्वच्छंदता है और वो भटकते भी ज्यादा है जी। तो मेरे को लगता है एक वो भी कारण है। एक और मैं बिंदु पे आपका ध्यान चाह रहा हूँ जी कि अभी सरकार ने एक फरमान जारी किया है स्कूलों के लिए कि बिना SLC के बच्चों का दाखिला करें। उधर से प्राइवेट स्कूल वाले चिल्ला रहे हैं, और सही, कि SLC एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये सुनिश्चित करता है कि वो इस स्कूल में पढ़ता था और उसने सारे अपने ड्यूज दिए हैं और ये उसका रिकॉर्ड है और उसने ये कक्षा पास की, यानी वो एक प्रमाण होता है। जैसे जहाँ बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होती तो उसको। अब ये उनके साथ धोखा है कि लोगों ने, पेरेंट्स ने फीस नहीं दी जैसे, और वो सीधे फिर सरकारी स्कूल में। सरकार सिर्फ ये चाह रही है कि हमने बच्चे इतने दाखिल कर लिए या इतने बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में आ गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी गुणवत्ता सुधर गई। जी, तो सरकार को पढ़ाई की गुणवत्ता पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। हम चर्चा को विराम देने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस बीच में अगर बिल्कुल थोड़ा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है जो इस चर्चा को और पूर्णता की तरफ ले जा सकती है तो आप कह सकते हैं। सबसे पहली बात सर ये है कि जो हरियाणा बोर्ड ने जो रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट तो 100% दे दिया, लेकिन जब उनका कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, कॉलेज के अंदर सीट तो सीमित है, तो हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें बढ़ाई जाएं, सीट बढ़ाई जाए। दूसरी बात, पिछले 3-4 साल से और खासकर लॉकडाउन के कारण 3-4 साल से OBC की स्कॉलरशिप नहीं आ रही, और लॉकडाउन के अंदर अभी SC की स्कॉलरशिप लगातार सरकार कटौती कर रही है धीरे धीरे, और उस कटौती के उसमें जितने भी छात्र संगठन हैं वो विरोध भी नहीं कर पा रही, वो स्टूडेंट की आवाज़ भी नहीं बन पा रही। तो हम चाहते हैं कि SC और BC की जो स्कॉलरशिप है वो तुरंत प्रभाव से जारी की जाए। ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को मतलब अपील कर रहा हूँ कि ये इन 2 चीज़ों की तरफ ध्यान दें। और तीसरी चीज़ जो ये हमने बात की ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प के तौर पे या ऑल ओवर जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विकल्प के तौर पे, हमारा ये मानना है कि जो कोठारी कमीशन जो उस टाइम कहता था कि बजट का मतलब GDP का 6% जो शिक्षा के ऊपर खर्च हो, लेकिन वो आज तक 2-3, 1.5, 2-3 इतना ही खर्च हो पाया है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर GDP का कम से कम 6% शिक्षा के ऊपर खर्च हो, तभी जाके शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार हो सकता है। और चौथी चीज़, सार्वजनिक व समान शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब इस देश के अंदर 1 नेशन 1 टैक्स का नारा हो सकता है, तो इस देश के अंदर 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम का नारा क्यों नहीं हो सकता? एजुकेशन सिस्टम इतनी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्यों है? बहुउपरतीय शिक्षा व्यवस्था क्यों है? प्राइवेट स्कूल के अंदर भी, इंटरनेशनल और ये लोकल जो लो बजट स्कूल है, और सरकारी स्कूल के अंदर भी नवोदय स्कूल है, और गांव का सरकारी स्कूल है, और शहर का सरकारी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। इतनी गैर बराबरी शिक्षा के अंदर क्यों है? ये हमारा सवाल है, ये सरकार के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि समान शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर लागू हो। साथ ही हरियाणा सरकार ने MBBS की फीस इस लॉकडाउन के दौरान ही बढ़ाई है, जो लगभग 60,000 से बढ़ा के करीब 1 साल की 10 लाख रुपए करती है।
ये कोरोना महामारी इस देश के सामने, इस दुनिया के सामने सबक है कि इस देश के अंदर डॉक्टर की फैसिलिटी होना, ये जो हेल्थ सिस्टम है इसको मजबूत बनाना, ये बुनियादी ज़रूरत है देश की, दुनिया की बुनियादी ज़रूरत है। और सरकार जो बुनियादी ज़रूरतों की बजाय और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं धर्म जाति के ऊपर लड़ाने की, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो हम चाहते हैं कि जो MBBS की फीस है वो वापस की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद जी। मेरा तो यही सुझाव है कि हमने जो चर्चा है हमारी कोरोना काल में शिक्षा के प्रति जो रवैया है, एक बात तो ऑनलाइन एजुकेशन पे हम बहुत सारे सवाल तो खड़े कर रहे हैं, हम सबको भी पता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास और विकल्प क्या था, जो विकल्प उपलब्ध था हमने उसको अपनाया। हमें इस पे देखना चाहिए, सरकार को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि इसमें जो खामियां हैं, जब इस तरह की आपदा हमारे सामने कोई आ जाए, हम रूबरू कक्षाएं जो हैं ना लगा पा रहे हैं, तो हम इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करके और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, या कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, ने रखा है इन पे काम करें जी। जैसे कॉलेज के लिए बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट मुझे ध्यान है, शायद पहुंचे ऊपर तक, कि हमारे हरियाणा में बहुत सारे कॉलेज हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट्स की जो है वो हमारे अर्बन सेक्टर्स पे है। तो ऐसा किया जा सकता है, बच्चों को फ्रीडम दी जाए कि उनके जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से वो आते हैं, उनके आसपास जो कॉलेजेज हैं वहाँ क्लास लगाएं जी, ताकि ज़्यादा भीड़ भी ना हो और बच्चों की पढ़ाई भी जारी हो सके। तो इस तरह के कोई और भी बहुत सारे समाधान हो सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तो डॉक्टर साहब का सुझाव, क्योंकि आने वाला समय अभी कोई निश्चित कुछ नहीं बोलता, ये साल भी कैसा जाएगा, तो उस पर ध्यान दिया जाए। और दूसरी एक बात मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सारे पैकेज अनाउंस किए थे शिक्षा के लिए, जैसे मैंने कहीं सुना था कि ये टैब्स देने की बात थी, तो उसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी हो जाए, पता लगे हम सबको कि भाई वास्तव में कितना आया और उसका क्या हुआ। जी, तो बातचीत को हम विराम देते हैं इस नोट के साथ कि ये जो भेदभाव है इस समय पे कोरोना काल में शिक्षा के जो नियम सरकार ने बनाए, जो फैसले लागू किए, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अलग अलग फैसले हुए और एक दूसरे के वो खिलाफ भी जा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो उस आवाम के खिलाफ, उस तबके के खिलाफ जा रहे हैं जो पहले से ही बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, जो गांव में रहता है, और जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पे। तो लड़के और लड़की के बीच में, शहर और गांव के बीच में, और जो अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता इस समय शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और सरकार से ये अपील हम करना चाहते हैं कि शिक्षाविदों का सहयोग लिया जाए, कोई कमेटी ऐसी बनाई जाए जो सरकार को ये सलाह दे, वो रास्ते सुझाए जिसके माध्यम से हम इस समय पे बेहतर शिक्षा कैसे पहुंचा सकते हैं, आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा कैसे पहुंचा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।